This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बच्ची के लिए लौट आई ममता, बेटी को चिप्स का पैकेट दिलाकर आश्रम में छोड़ आई थी ये मां। 18 घंटे भी नहीं रह सकी दूर। थाने में गैर नृत्य धारा 144 की उड़ी धज्जियां, घुंघरू बांधकर 100 से ज्यादा लोग नाचे, कलेक्टर मौन। राजस्थान की बेटी को गूगल ने बनाया महिला आइकन, खेतों में काम करने के बाद भी नहीं छोड़ा फुटबॉल का जुनून, गूगल ने जगह जगह पोस्टर लगाए। 6 कदम की दूरी से निकला टाइगर, सरिस्का में थमी रह गई विजिटर्स की सांसें, बोले ओ गॉड, खुले जंगल में टाइगर को इतना करीब कभी नहीं देखा। आदिवासी वाल्मीकि समाज में फिर भड़का विवाद, राजीनामा के दौरान युवक के प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर ले ली जान, हालात तनावपूर्ण। और अब खबरें विस्तार से। माँ जो चाहे भी तो अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकती, वो कोशिश भी करे तो उसका एक हिस्सा अपने बच्चों में ही रह जाता है। शायद इसीलिए माँ की ममता को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। मजबूरी में अपने जिगर के टुकड़ों को वो दूर भी करना चाहे तो एक एक पल में 100 बार मरती है। यही माँ है। ममता का एक ऐसा ही वाकया सामने आया जब पति से तलाक होने पर बेटा बेटी को पालने में परेशानी आई तो एक महिला बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ गई। एक दिन बाद ही माँ की ममता जाग उठी और वह बेटी को वापस लेने अनाथ आश्रम पहुंच गई। बेटी से लिपट कर रोने लगी, बोली अब कुछ भी हो वह बेटा और बेटी दोनों का पालन पोषण करेगी। परेशानी हुई तो दोनों बच्चों को ससुराल वालों को सौंप दूंगी। मामला जोधपुर का है। दरअसल उत्तराखंड की ममता ने अपनी 5 साल की बेटी प्रतिभा को 19 मार्च की शाम को चिप्स का पैकेट दिलाकर लव कुश आश्रम में छोड़ दिया। फिर 20 मार्च को 18 घंटे बाद ही उसे लेने वापस जा पहुंची। ममता के साल भर के बेटे आयुष की कस्टडी उसके पूर्व पति के परिवार ने मांगी थी। उन्हें डर था कि ममता बेटी प्रतिभा की तरह बेटे को भी अनाथालय छोड़ देगी। इसके बाद ममता की ममता पिघल गई और अब ससुराल वालों को बेटा नहीं देना चाहती। बेटा छीनने के डर से उसने तय किया कि वह बेटा और बेटी दोनों का पालन पोषण अकेले करेगी। महिला ने कुछ पल आश्रम में बिताए और फिर वह बच्चों को लेकर आश्रम से चली गई। ममता ने कहा कि उसका हाल ही में पति से तलाक हुआ है। तलाक के बाद वह नागौर में नौकरी करने लगी थी। घर चलाने के लिए काम जरूरी है, ऐसे में अकेले 2 बच्चों का पालन नहीं कर सकती थी। यही सोचकर बेटी को अनाथालय छोड़ाई और इसी आधार पर ससुराल वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत कर दी कि ममता बेटी को आश्रम छोड़ सकती है तो बेटे आयुष को भी छोड़ सकती है। तब तय किया कि दोनों बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, दोनों को पालूंगी, नहीं पाल सकी तो ससुराल वालों के हवाले कर दूंगी। ममता ने लिख कर दिया कि वह दोनों बच्चों की परवरिश करेगी। उसका कहना है कि बेटी से ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा नहीं था। उत्तराखंड के नैनीताल की ममता की 8 साल पहले जोधपुर के चौपासने हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में शादी हुई थी। उसके भाई का परिवार भी जोधपुर रहता है। ममता ने कहा कि जोधपुर में अब उसका मन नहीं लगता, वह नागौर जाकर अपना पुराना जॉब कर लेगी। लवकुश आश्रम के राजेंद्र परिहार ने बताया कि महिला ने हमें भागलपुर निवासी बताया था। पुलिस से जानकारी मिली कि यह नैनीताल की है। महिला के परिवार वालों ने थाने में मामला दर्ज करवाया, तब यह अपनी बेटी को वापस लेने आई है। अब यह अपनी बेटी को अपने पास रखेगी। राजेंद्र परिहार ने एक पत्र जारी कर एक अपील की थी। कहा था कि 19 मार्च शनिवार शाम 4 बजे संस्थान के गेट पर 5 साल की बच्ची को छोड़कर कोई चला गया। बालिका से उसका नाम पूछने पर प्रतिभा, मां का नाम ममता, छोटे भाई का नाम आयुष बताती है। पिता के बारे में कुछ नहीं बताती। अच्छी हिंदी में बात करती है और कहती है कि मुंबई की रहने वाली है। उसने बताया कि मम्मी कार में उसको और उसके छोटे भाई को लाई थी। पास में चाय की दुकान से चिप्स का पैकेट उसकी मम्मी ने दिलाया और लव कुश गृह के गेट पर छोड़कर चली गई। वेस्ट जोन हैंडबॉल इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में आज करीबी मुकाबले देखने को मिले। खिलाड़ियों का जोश अपने चरम पर था। 68 विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने सभी मैच पूरे उत्साह के साथ देखे और जमकर अपनी अपनी टीमों का उत्साहवर्धन भी किया। आज के मुकाबले के आरंभ में पैसिफिक यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर हेमंत कोठारी, डॉक्टर जयेश द्विवेदी तथा डॉक्टर शंकर चौधरी ने खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए उनकी हौसला अफजाई की। पैसिफिक विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए हैंडबॉल कोर्ट्स की सभी खिलाड़ियों ने तथा कोचेस ने प्रशंसा की और इस खेल के विकास में सहायक माना। तीसरे दौर के मैच दोपहर 3 बजे से आरंभ हुए, जिनकी शुरुआत पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक डॉक्टर महिमा बिड़ला, डॉक्टर मनीष पोखरना और पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर खेल शंकर व्यास के उद्बोधन से हुई। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल का पूरा आनंद लेते हुए नियमानुसार खेल भावना से खेलने का आग्रह किया। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में नॉकआउट दौर के मैच खेले गए, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा को 17-10 से, भारतीय विद्यापीठ पुणे ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद को 28-16 से शिकस्त दी। सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय ने एमडीएस अजमेर विश्वविद्यालय के विरुद्ध 23-16 से जीत दर्ज की। पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर ने एसपीयूयू गुजरात पर 25-7 के अंतर से जीत हासिल की। विक्रम विश्वविद्यालय
जैन ने वीएनएस गुजरात को 30-27 से पराजित किया। एमएलएसयू उदयपुर ने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट को कड़े मुकाबले में 19-18 से हरा दिया। आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पैसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर AIU स्पॉन्सर्ड ऑल इंडिया वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। ये 20 तारीख से 23 मार्च के बीच खेला जा रहा है, जिसमें करीब 68 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और अभी 2 दिन के मैच में करीब 50% मैचेस हो चुके हैं और आज शाम को लीग राउंड मैच चालू होगा, जिसमें कि जो क्वालिफाइंग टीम्स हैं वो आपस में अब भिड़ेगी आज की तारीख में। और ये 4 दिन प्रोग्राम चल रहा है। 23 तारीख को इसका समापन होगा और पैसिफिक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहे हैं सारे के सारे। पैसिफिक यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट दिनांक 20 से 23 मार्च 2022 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 68 टीमें वेस्ट जोन की पार्टिसिपेट कर रही है। आज जो क्वालिफाइंग मैचेस है उसमें चारों जो पिछले साल की रनर विनर और थर्ड प्लेस 4th पोजीशन की जो टीमें हैं उनके हार्डलाइन मैचेस आज स्टार्ट होंगे इवनिंग के अंदर। उनमें LNIP ग्वालियर, सोलापुर यूनिवर्सिटी, RTM यूनिवर्सिटी नागपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, ये पिछले साल की चारों क्वालिफाइंग टीमें हैं। चारों टीमें यहाँ पहुँच चुकी है और अपने जो इवनिंग प्रैक्टिस सेशन है उन्होंने ले लिए। नाइट में फ्लड लाइट की रोशनी के अंदर सारे क्वालिफाइंग मैचेस हम आयोजित करवाएंगे और बेसिकली इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स वो सारे इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिससे इस टूर्नामेंट का एक रोमांच बहुत अच्छा बना हुआ है। बांसवाड़ा में धुलंडी के दिन थाने के भीतर हुए गैर नृत्य का वीडियो अब सामने आया है। हाथों में तलवारों, धारिये और लठ लेकर यहां 100 से अधिक लोग जमकर गैर खेलते दिख रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। मामला इसलिए चर्चा में आया कि जिला कलेक्टर ने होली धुलंडी से शीतला सप्तमी तक जिले में धारा 144 लगा रखी है। पुलिस इसे समाज विशेष की परंपरा बता रही है। दरअसल होली के बाद 10 दिनों तक बांसवाड़ा में गैर नृत्य खेलने की खास तौर पर आदिवासी समाज में परंपरा है। इस दौरान परंपरागत वेशभूषा में आम आदमी धोती, शर्ट, पैर में घुंघरू, चश्मा, हाथ में नंगी तलवार और डंडा लेकर गैर खेलते हैं। थाने के भीतर इस तरह से गैर खेलने का वीडियो पहली बार सामने आया है। होली को देखते हुए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने 15 मार्च 2022 को आदेश के तहत त्योहार पर धारा 144 लागू करते हुए निषेधाज्ञा जारी की। इसमें स्पष्ट किया गया था कि होली, धुलंडी, शीतला सप्तमी तक शांति व्यवस्था को लेकर जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, गड़ासा, फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, खाकरी, वल्लभ, कटार और धारिया और लठ जैसे हथियार सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूमेगा, ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही इसके साथ लेकर चलेगा। इधर मामले में घाटोल डीएसपी कैलाश चंद्र ने बताया कि थाने में गैर करने की परंपरा यहां वर्षों से चली आ रही है। हर साल थाने में ही गैर खेला जाता है। इधर मामले में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। चूरू के सुजानगढ़ में राम दरबार लगी मूर्तियों के प्रवेश द्वार को गिराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाईवे निर्माण के चलते सालासर बालाजी का प्रवेश द्वार तोड़ दिया गया था। सीकर में भी इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिंदू जागरण मंच ने विरोध करते हुए आज जमकर हंगामा किया और सीएम का पुतला जलाया। सुजानगढ़ सालासर 4 लेन सड़क पर चौड़ा करने का काम जोरों पर चल रहा है। 2 फरवरी को पीडब्ल्यूडी ने सालासर धाम विकास समिति को नोटिस भेजा था। 15 मार्च को पीडब्ल्यूडी ने प्रवेश द्वार को जेसीबी से तोड़कर नीचे गिरा दिया। इसके विरोध में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने जाट बाजार में एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाट बाजार में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उठाए गए इस कदम को आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने बताया कि सरकार जानबूझकर इस तरह का काम कर रही है जिससे धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को ठेस पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी जलाया। उन्होंने कहा कि मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन आस्था के खिलाफ इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष राम सिंह शेखावत ने बताया कि प्रवेश द्वार पर लगे राम दरबार की मूर्ति को सही जगह रखकर वापस प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि जो भी व्यक्ति इस प्रवेश द्वार को तोड़ने में लिप्त है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। खेल किसी इंसान की जिंदगी कैसे बदल देता है, इसकी बानगी देखने को मिलती है।
हासियावास गांव के किसान परिवार की ममता गुजर में बाल विवाह की बेड़ियों में बंधे बचपन को छुड़ाकर फुटबॉल के मैदान तक ले जाने के ममता के संघर्ष को गूगल ने सम्मान दिया है। जिसने कभी फुटबॉल तक नहीं देखी, न नाम सुना, उसका नाम देश भर की चयनित 15 शख्सियतों में आया। वह राजस्थान की एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी बनी जिसे गूगल ने पोस्टर गर्ल भी बनाया। यह होर्डिंग जयपुर में इस फुटबॉलर की कहानी बयां कर रहा है। 18 साल की ममता 6 साल पहले तक किसान हरिराम गुजर की 3 में से मझली बेटी के रूप में ही जानी जाती थी। वो खेतों में फसल काटती थी। 2016 में बदलाव की शुरुआत होने लगी। अजमेर की महिला जन अधिकार समिति ने अभियान के तहत लड़कियों को फुटबॉल खिलाने की ठानी। इसके लिए खिलाड़ियों की तलाश शुरू हुई। संस्था कोऑर्डिनेटर पद्मा जोशी और सचिव इंदिरा पंचोली ने इसकी जिम्मेदारी एक महिला कोच को दी। टीम ने गांव में जाकर कुछ परिवार व लड़कियों से चर्चा की। बात ममता के घर पहुंची तो पिता ने इसे लड़कियों के लिए सही नहीं बताया और पहली बार में ही मना कर दिया, लेकिन ममता मान गई। हालांकि ममता के घर में फुटबॉल को लेकर आए दिन झगड़े होने लगे, लेकिन संस्था की टीम की समझाइश पर जैसे तैसे पिता हरिराम तो मान गए। लेकिन जब गांव वालों ने पढ़ाई को लेकर खेल का विरोध किया तो ममता ने 8वीं बोर्ड परीक्षा में A+ ग्रेड लाकर उनका भी मुंह बंद कर दिया। ममता का कहना है कि फुटबॉल ने उसे जैसे नई जिंदगी दे दी हो, इसी से वह अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सके। फुटबॉल खेलने के साथ शुरुआती दिनों में उसने खेतों में कटाई, पढ़ाई और गांव में ही स्कूल मैदान पर फुटबॉल की ट्रेनिंग साथ साथ की। यही नहीं, वह खुड़ियावास मेले में लगने वाली घर की दुकान भी संभालती थी। फुटबॉल की वजह से ही ममता आज बाल विवाह की बेड़ियों से स्वतंत्र है। 6 साल से उसने एक दिन भी फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा है। जिला फुटबॉल संघ के सचिव सुधीर जोसेफ गांव में फुटबॉल का प्रशिक्षण देते हैं। गांवों में किशोरियों को बाल विवाह से बचाने के उद्देश्य से अजमेर की महिला जन अधिकार समिति ने 2016 में फुटबॉल खिलाने का अभियान चलाया, जिसमें जिले की केकड़ी, साकरिया, मीनों का नया गांव, हसियावास, चचियावास, तेड़वों की ढाणी, पदमपुरा गांव की कुल 300 से ज्यादा लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। इन्हीं में से एक नेशनल प्लेयर बनी ममता के संघर्ष की कहानी का पता जब गूगल को लगा तो उन्होंने संस्था से संपर्क किया। महिला दिवस पर गूगल द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ 15 शख्सियतों में से एक राजस्थान की ममता गुजर को महिला फुटबॉल आइकन बनाया गया। गूगल ने ममता को मुंबई आमंत्रित किया। ममता को पोस्टर गर्ल बनाया गया। सरिस्का में टाइगर ST13 गायब है, लेकिन टाइगर ST9 की रोमांचित करने वाली साइटिंग होने लगी है। एक दिन पहले रविवार को तो सरिस्का में ST9 टूरिस्ट की जिप्सी के आगे आ गया। टूरिस्ट ने इतना करीब से टाइगर को देखा तो दहशत, आनंद और रोमांच चरम पर पहुंच गया। टूरिस्ट बोले कि इतनी नजदीक से तो रणथंभौर में भी टाइगर की साइटिंग कभी नहीं हुई। सरिस्का में ST21 की साइटिंग भी खूब होती है। टूरिस्ट गाइड श्याम सुंदर के अनुसार रविवार दोपहर ST9 सरिस्का में टूरिस्ट की जिप्सी के सामने आ गया। मुश्किल से जिप्सी से 10 फीट आगे से निकला। इस बीच जिप्सी रुकी रही। टूरिस्ट ने सांस रोककर इस नजारे को देखा। सबने टाइगर की साइटिंग को कैमरे में मन भर कर कैद किया। यह साइटिंग वाकई में गजब की थी। इतनी नजदीक से साइटिंग बहुत कम होती है। सरिस्का आने वाले टूरिस्ट गदगद होकर गए। उन्होंने कहा कि सरिस्का जैसा जंगल कहीं नहीं है। यहाँ टाइगर की साइटिंग बेहद आकर्षक रही। हालांकि जनवरी माह से अलवर के सरिस्का का टाइगर ST13 गायब है। अब उसका मिलना मुश्किल है, ऐसा सरिस्का के अधिकारी भी मान चुके हैं। उसकी कहीं कोई कैमरा ट्रैप की तस्वीर सामने नहीं आई, जबकि करीब 2 महीने तक वनकर्मी टाइगर ST13 की खूब तलाश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का यह मानना है कि हो सकता है टाइगर का शिकार हो गया हो। नेचुरल डेथ होती तो टाइगर का कुछ न कुछ सुराग लग ही जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ST13 सरिस्का का सबसे ताकतवर टाइगर था। इस टाइगर के करीब 11 से 12 शावक है, मतलब आधा सरिस्का इसी टाइगर की वजह से आबाद हुआ है। अब इसके जाने से सरिस्का को बड़ी क्षति पहुंची है, जिसको लेकर वन विभाग और सरकार के स्तर पर समीक्षा भी हुई है। फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। आदिवासी और वाल्मीकि समाज के बीच हुए विवाद में राजीनामा करते समय हाथापाई हो गई है। इसमें 32 साल के दल सिंह के प्राइवेट पार्ट पर किसी ने लात मार दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोप है कि युवक की मौत से गुस्साए आदिवासी समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज के 20 घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मामला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के टिमेरी का है। पुलिस ने बताया कि 19 मार्च को प्रवीण वाल्मीकि को टेम्पो में आदिवासी समाज के लड़के ने गाली दी। प्रवीण को लगा कि गाली देने वाला मड़ासिया का बेटा सुनील था। प्रवीण सुनील के घर पहुंचा और मारपीट कर दी। रविवार को विवाद को खत्म करने के लिए समझौता वार्ता बुलाई गई। बातचीत के दौरान प्रवीण की मड़ासिया के भाई दल सिंह से कहानी सुनी हो गई। प्रवीण ने दल सिंह के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी, जिससे वह अचेत हो गया। घर वाले उसे कुशलगढ़ हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि युवक की मौत की खबर मिलते ही आदिवासी समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज के घरों में तोड़फोड़ कर दी। जान बचाने के लिए लोग घरों को छोड़ भागे। उपद्रवियों ने 20 घरों में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई। गांव में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। कुशलगढ़ DSP बलवीर सिंह, CI महिपाल सिंह और सज्जनगढ़ थाना प्रभारी रूपलाल मीणा मौके पर मौजूद। पुलिस ने बताया कि मृतक दल सिंह का करीब 15 साल
साल पहले विवाह हुआ था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। दल सिंह मजदूरी कर परिवार पालता था और उसके पिता की करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी। बुजुर्ग मां दल सिंह के साथ ही रहती थी। दल सिंह का एक भाई अलग रहता है। आरोपी प्रवीण उसी गांव में कपड़े सिलाई की दुकान चलाता है। दल सिंह के भाई मडासिया ने प्रवीण सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR दी है। आगजनी की सूचना पर कुशलगढ़ नगर पालिका की दमकल करीब 1 घंटे बाद पहुंची और इस बीच पुलिस कर्मियों ने आग बुझाई। मकानों के भीतर पूरे साल का राशन, कपड़े, बिस्तर जैसी सभी वस्तुएं जलकर खाक हो गई। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने लाइनमैन की धुनाई कर दी। ग्रामीण विरोध जताने सोमवार सुबह IN ऑफिस गए। वहां लाइनमैन से बहस हो गई। लोगों ने लाइनमैन को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। लाइनमैन को पिटता देखकर IN OP बाना को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। मामला नागौर के डेगाना में झालसू नानक गांव का है। गांव में पिछले 7 दिन से शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक घोषित बिजली कटौती की जा रही थी। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष था। सोमवार सुबह ग्रामीण डेगाना IN ऑफिस पहुंच गए। वहां ग्रामीणों ने IN OP बाना को बताया कि लाइनमैन हनुमान जाजुंदा अपनी मनमर्जी से गांव की बिजली सप्लाई काट देता है। लाइनमैन की ग्रामीणों से बहस हो गई। ग्रामीणों ने लाइनमैन को पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने लाइनमैन को छुड़ाया और भीड़ से बचाकर अंदर ले गए। हालात ये थे कि IN को भी जान बचाकर भागना पड़ा। जैसे तैसे एकसिन सुभाष चौधरी और जालसू नानक सरपंच कैलाश महिया ने ग्रामीणों से समझाइश की। एकसिन सुभाष चौधरी ने गांव में 2 लाइनमैन लगाने और ग्रामीणों की सभी समस्याओं का जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के करीब 91 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सरकार की मंशा पर व्यावसायिक शिक्षा दिलाने के लिए करीब 183 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा संविदा पर कार्यरत है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हुए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 7 साल पहले से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे प्रशिक्षक प्लेसमेंट एजेंसी के शोषण से परेशान कार्मिकों ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए समय पर मानदेय भुगतान की मजबूत व्यवस्था करने, कार्मिकों को विभाग में समायोजित करने, महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने जैसी कई और मांगों से भरा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देकर जल्द से जल्द राहत देने की गुहार लगाई है। हम व्यवसाय शिक्षा में 2015 से लगे हुए हैं और हमारा वेतन भी 22,000 समथिंग है, पर हमें 20,000 भी हमें नहीं मिल पा रहा है पूरा। और हमारी ये मांग है कि हमारे मातृत्व अवकाश नहीं मिल पाता, हमको छुट्टियाँ नहीं मिल पाती है और एक तरह से देखा जाए तो शोषण ही हो रहा है। बीच में जो प्लेसमेंट एजेंसी है वो हर साल हमारा इंटरव्यू करती है और इंटरव्यू करने के बाद में वो अपनी मनमानी चलाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये प्लेसमेंट एजेंसी बीच में से हट जाए और विभाग हमें विभाग में समायोजित कर लिया जाए। CBC के प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।